हेलो एवरीवन। तो यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टेट परीक्षा के साथ साथ जो आपकी अन्य परीक्षाएं हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और जो अभी आर ओ की वैकेंसी आने वाली है खंड शिक्षा अधिकारी की, तो सभी में जीएस का जो कॉमन पोर्शन है उसकी क्लास अभी चल रही है। और अभी आपकी जो क्लासेज हैं ये रिकॉर्डेड हो रही हैं। बहुत ही जल्द हम लाइव आएंगे और डेली लगभग 1 घंटे का लाइव क्लास मॉर्निंग में रहा करेगा। तो वहाँ पर हम डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। और सब कुछ अगर बढ़िया चला तो अब से 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपका जितना भी सिलेबस है, जैसा कि आपने देखा, ये जो आपका ऑफिशियल सिलेबस शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है, इसमें कहने के लिए तो 3 ही यूनिट है, लेकिन 90 नंबर का ये 3 यूनिट है और ये इनफाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड है। इन्होंने कुल मिला के लगभग 10 लाइनों में लिख दिया है पूरा का पूरा सिलेबस, तो 10 लाइन में ही कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा, आप नोट्स दूंगा भी, तो सब कुछ करेंगे। तो फिलहाल ये जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल मैंने आप लोगों को एक मॉडल पेपर करवाया था, ये वाला आपको याद होगा। इसमें लगभग 15-16 प्रश्न हुए थे और प्रश्न क्योंकि बहुत ही लंबे थे। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए जीएस की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जीएस उनका 0 है, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि जीएस नहीं पूछा जाता था। तो टीजीटी पीजीटी वाले तो जीएस से उनका कभी पाला पड़ा नहीं है, तो पाला नहीं पड़ा है मतलब जीएस उनका 0 में मान के चल रहा हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वो जीएस मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको जीएस के हर पहलू से अवगत कराऊँ। तो फिलहाल अभी तो विज्ञापन नहीं आया है और अभी एग्ज़ाम की डेट संभवतः दिसंबर जनवरी हो सकती है, संभवतः। अभी कुछ डेफिनेट नहीं है, लेकिन फिलहाल हम अपनी स्टडी को स्टार्ट कर चुके हैं और 3 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। ये जो तीसरा मॉडल पेपर था ये काफ़ी लंबा हो रहा था, क्योंकि इसमें जो प्रश्न थे बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की वजह से वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। जब मैं 30 प्रश्नों का सेट लेकर आता हूँ तो लेक्चर लगभग पौने घंटे 1 घंटे का हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये शिकायत भी रहती है कि मतलब क्लास छोटी रहे। देखो, 2 बातें हो सकती हैं, या तो छोटी क्लास ले लो, मैं आऊँगा, क्वेश्चन दूंगा, आंसर दूंगा, चला जाऊँगा, या फिर आप थोड़ी लंबी क्लास लो ताकि आपको सब कुछ पता चले और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको मज़ा आए। मतलब नॉलेज और मज़ा ये साथ साथ आए तो ही तो क्लास इंटरेस्टिंग होगी। तो यही मेरा प्रयास रहता है। कल हम लोगों ने 15 प्रश्न किए हुए थे आपके तीसरे मॉडल पेपर से, और जो बाकी के प्रश्न हैं, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। आज के मॉडल पेपर में ये जो तीसरा वाला मॉडल पेपर है ना, उसी के आगे के प्रश्न हैं। तो कुल मिला के 35 प्रश्न हो जाएंगे और इसका जो कंबाइंड पीडीएफ होगा ये जाएगा पेड ग्रुप में, ताकि जो लोग पेड ग्रुप में हैं एटलीस्ट वो लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। अभी आपके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, पेड ग्रुप में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसको लगा के आपको पता चल पाएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कितना तैयार हो रहा है, और थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। प्रेशर ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। तो ये सब कुछ कल हमने देखा था। अब आगे के जो प्रश्न हैं आइए उनको देखते हैं। और आगे के प्रश्न यानी कि स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से 16 से, और चलेंगे कब तक, 35 तक। तो 16 से 35 तक के प्रश्न आज के इस मॉडल पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार हैं, अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, ओपन करेंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था? अग्रदूत मतलब कौन सा ऐसा संगठन था जिसको लीड कर रहा था भारतीय स्वतंत्रता लीग, ठीक है। और ये गठित किया गया था किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। तो दोस्तों ये थी भारतीय राष्ट्रीय फौज। भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसकी व्याख्या ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। इंडियन नेशनल आर्मी, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय राष्ट्रीय फौज तो इंडियन नेशनल आर्मी एक ही चीज हुई, ठीक है। तो जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी कि
भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। तो स्थापना कब होती है? जून 1942 में। कब होती है? जून 1942 में। ये याद रखना कि ये जो संगठन बना था ये जून 1942 में बना था। ठीक है। और कहाँ बना था? तो जापान में। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता लीग यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की मुख्य स्थापना ये जून 1942 में टोक्यो जापान और बैंकॉक सम्मेलनों के दौरान विदेशों में रह रहे भारतीयों को, यानी कि उस दौरान जो इंडियंस थे जो कि विदेशों में रह रहे थे तो उनको संगठित करना था। और उद्देश्य ये था क्योंकि वो विदेशों में थे तो थोड़े स्वतंत्र थे, उतने पीड़ित नहीं थे और अंग्रेज उनका उतना नहीं बिगाड़ सकते थे जो कि इंडिया में रह रहे लोग थे। तो उनको संगठित करके थोड़ा पैसा वैसा भी कलेक्ट हो जाता। तो जो यहाँ पर कुछ संगठन थे जो कि भारत में काम कर रहे थे उनको भी हेल्प पहुँचाना था। तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है ये बनाई गई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है। ध्यान देना लगभग मिलता जुलता नाम है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। देख रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये बना था 1942 में। ध्यान देना, रासबिहारी बोस के द्वारा। और इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसकी स्थापना 1928 में यानी कि पहले हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ठीक है। अब यहाँ पर सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और ये PDF अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि नाम तो इसमें केवल एक ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, क्या आपको याद आ रहा है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ये कब हुए थे? तो देखो ध्यान देना, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि 1930 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ और 32 में तीसरा हुआ। ठीक है। और तीनों में भाग लिया था जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में थे, पहले और तीसरे में नहीं थे। BR अम्बेडकर ये तीनों में थे। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। BR अम्बेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, ये याद रखिएगा। और BR अम्बेडकर जी के साथ तेज बहादुर सप्रू, श्री जयकर और NM जोशी और मुदालियर, ये सभी लोग जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था, दूसरा वाला 7 सितंबर 1931 को और तीसरा वाला 17 नवंबर 1932 को। ओके। तो ध्यान देना, पहला और तीसरा नवंबर में स्टार्ट होता है, दूसरा वाला सितंबर में। और जो सितंबर में हुआ था इसमें गांधी जी थे, महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रायः जितने भी अभिलेख मिलते हैं अशोक के उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक ऐसी लिपि है शाहबाजगढ़ी, यहाँ पर यही उत्तर होगा आपका, विकल्प डी। शाहबाजगढ़ी वाली जो लिपि है इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। इस शिलालेख में, शाहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये जो शाहबाजगढ़ी है दोस्तों ये मिलेगा आपको पाकिस्तान के मर्दाना नामक ज़िला में। पाकिस्तान में एक ज़िला है मर्दाना, और इस शिलालेख में, शाहबाजगढ़ी शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं ये 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच उत्कीर्ण किए गए 30 से अधिक प्राचीन अभिलेखों के संग्रह हैं। ठीक है। तो इनकी जो टाइमिंग है लगभग 36 साल में ये सारे जो शिलालेख हैं ये उत्कीर्ण किए गए हैं 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में। और इसमें जो है 30 से अधिक प्राचीन अभिलेखों का संग्रह है। ये चट्टानों में, गुफाओं पर और स्तंभों पर लिखे गए हैं। ठीक है। और इनकी जो भाषा है मुख्य रूप से प्राकृत भाषा, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक लिपि है। इनमें अशोक के धम्म यानी कि धर्म, लोक कल्याण और अहिंसा के संदेश दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसी से हमें पता चलता है कि ये जो क्लास है ये आपको समझ में आ रही है। ओके। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग आपको पता है ना, हंटर आयोग कब बना था? 1882 में। 1882 में बना था हंटर आयोग। भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन था ये,
और इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। आपको याद होगा विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम पड़ा था हंटर आयोग। ठीक है, तो बेसिकली अधिक बल दिया गया था इसमें प्राथमिक शिक्षा पर। हालांकि इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में दी है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो प्राथमिक शिक्षा पर है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ध्यान देना कि जो यहाँ पर विलियम हंटर थे वो अध्यक्ष थे इस आयोग के, लेकिन उस समय इस आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1882 में 1882 में। इसके पहले 1881 में भारत की पहली जनगणना तब स्टार्ट हो चुकी थी और तब लॉर्ड रिपन ही था। ठीक है, तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और हंटर शिक्षा आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक तक ही सीमित रखा गया था। इसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं थी, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की भाषा क्या है? तो दोस्तों ये जो किताब है मुद्रा राक्षस, इसकी भाषा मूल रूप से संस्कृत है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मुद्रा राक्षस इसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, तो ध्यान देना मुद्रा राक्षस जो है ये 4वीं शताब्दी में रचित एक संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, क्या है ये? ऐतिहासिक नाटक है। और इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में लिखा है किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये भी याद रखना, मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं दोस्तों रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये जातक कथाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जातक कथाओं के साथ साथ बौद्ध धर्म, यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में मिलेंगी आपको। तो औरंगाबाद शहर में जब आप जाएंगे लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में, तो एक वहाँ पर नदी है, उसका नाम है बाघुर नदी। तो बाघुर नदी की घाटी में मिलेगा आपको अजंता की गुफा। ठीक है, यह लगभग 30 चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध गुफा स्मारक हैं जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 650 ईस्वी तक की अवधि के हैं। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा के 200 साल पहले से लेकर 650, मतलब इनका जो कुल निर्माण हुआ है वो 850 साढ़े 800 सालों में लगभग हुआ है। और इसकी खोज हुई थी 1819 में, 1819 में। एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, नाम था उनका जॉन स्मिथ, कैप्टन जॉन स्मिथ कहते हैं। तो उन्होंने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, अभी भी दोस्तों बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। फिलहाल ये क्वेश्चन भी एक नया ही क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? पोलो को चौगान भी कहते हैं और इसको भारत में कौन लाए थे? यूनानी, तुर्की, अंग्रेज, मुगल? तो अंग्रेज और मुगल नहीं, तुर्की खेलते थे चौगान, पोलो। तो विकल्प बी करेक्ट है। ठीक है, इसे चौगान भी कहते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट कहे जाते हैं और इन्होंने, जैसा कि आपको याद होगा, 1509 से लेकर 1529 लगभग 20 सालों तक इन्होंने शासन किया था। तो उनके शासनकाल को दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। और इनका एक उपनाम और भी है जिन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कृष्णदेव राय ही हैं जिनको आंध्र भोज या फिर कन्नड़ राज्य राम रमण और गुरु रायड़ा मुंडा, 3 राजाओं का स्वामी जैसी उपाधियां इनको दी गई, लेकिन आंध्र भोज ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना कृष्णदेव राय का जो जन्म हुआ था ये 1471 में हुआ था। 1471 में तुलु वंश के संस्थापक तुलुआ नरसा नायक और रानी नगा मांबा के यहाँ हुआ था। तो इनके पिता का नाम था नरसा। ठीक है, तुलुआ नरसा पूरा नाम था। तुलु वंश से संबंधित हैं कृष्णदेव राय। ये संबंधित है किससे? तुलु वंश से, तुलु। ठीक है, तो इन्होंने जिस नगर की स्थापना की है दोस्तों, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो फिलहाल नागलापुर, ये विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इन्होंने नागलापुर की स्थापना की है। यह स्थान संभवतः वर्तमान में आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णदेव राय ने इस स्थान पर अपनी माता नागला देवी की याद में एक शहर की स्थापना की थी, तो नागलापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा या तुलसीदास के द्वारा? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये अलवार संतों ने की थी।
विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच अलवार जो संत थे ये विष्णु की पूजा करते थे, और जो नयनार थे वो शिव भक्त थे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन शुरू करने में अलवार और नयनार दोनों संतों का बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन अलवार जो थे वो एक तरीके से उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है, हालांकि दोनों का योगदान बराबर ही माना जाता है। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। ये एक बार प्रश्न आया था कि जो अलवार संत हैं इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 12। तो तमिल भाषा में अपने पद रचकर भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया था किसने? अलवार संतों ने। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नालंदा बिहार का ध्वंस किसने किया? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए। नालंदा बिहार का ध्वंस बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो सही जवाब है बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और इसने नालंदा पर आक्रमण कब किया था? 1193 में। ठीक है, तो कुछ सन आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। 1191 में क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध। 1192 में क्या हुआ था? 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। और इसके बाद 1193 में 2 घटनाएं होती हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी, और बख्तियार खिलजी ने 1193 में ही नालंदा पर हमला कर दिया था, जिसमें उसने न केवल विश्वविद्यालय को नष्ट किया बल्कि कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी कर दी थी। एक तरीके से ये बहुत ही मतलब बुद्धिहीन तरीके का आदमी था। इसने पूरी संस्कृति को नष्ट कर दिया, भारत के जो प्राचीन ज्ञान थे पूरा ज्ञान इसने नष्ट कर दिया। मतलब एक तरीके से ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि भारतीय ज्ञान के लिए, जो हमारे प्राचीन ज्ञान थे, हमारी बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियाँ थी, परंपराएं थी, उसको इसने नष्ट कर दिया था। तो क्या कहेंगे इसको? अब फिलहाल ध्यान देना कि उस समय जो पुस्तकालय में 90 लाख से 1 करोड़ पुस्तकें थी जिसको इसने जला दिया था। तो किस तरीके का आदमी था ये, इसको तो कभी भी प्रकृति, इतिहास और मैं माफ़ नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली है? तो दोस्तों दंती दुर्ग जो है इसी ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो 26 का जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसका एक नाम और भी है, दंती वर्मन। तो 753 ईस्वी के आसपास बादामी के चालुक्य राजा को हराकर उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो चालुक्य वंश को समाप्त करने के बाद राष्ट्रकूट वंश अस्तित्व में आया था, और मान्यखेत यानी कि मालखेड़ को राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी बनाया था। ये कई बार पूछा जाता है, सो इसे थोड़ा सा रट के रखिएगा आप लोग। ठीक है, और मैं यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट एक साथ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सारे फैक्ट एक साथ यहीं पर रख देंगे तो याद नहीं कर पाएंगे आप लोग। हाँ, जो नोट्स मिलेगा तो उसमें मैं आपको हर टॉपिक पर जितना भी मतलब हिस्ट्री में कवर हुआ है वो सारी चीज़ें दूंगा, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से देख पाएँ। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे शार्ट नोट मैं आपको पेड ग्रुप में डालता रहूँगा, उसका रिवीजन पर डे आपका होते रहना चाहिए। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो दोस्तों बाबर ने जो बाबरनामा लिखा था उसमें जो हिंदू राज्य है तो ओडिशा, गुजरात, मेवाड़। तो इसमें तो उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, मेवाड़। एग्जैक्टली बाबरनामा में 2 राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो आपका यहाँ पर हो गया मेवाड़, और दूसरा है विजयनगर। ठीक है, और ध्यान देना कि वो राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय दोनों का ही बहुत ही महिमा मंडन किया गया है इस किताब में। मतलब वो कहता था कि हिंदुस्तान में अगर कोई शक्तिशाली राजा हैं तो यही 2 हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख साक्ष्य है ये मिलता है कहाँ से? एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। आप लोग गेस भी करते रहिए, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको पढ़ाऊँ तो केवल आप सुनेंगे, आप गेस भी करिए, दिमाग भी चलता रहेगा। गलत ही गेस करिए लेकिन करिए। ठीक है, पता चलता है कि नहीं ये नहीं सही था, ये सही था, ये जैसे कि ये वाला सही था, एरण। ठीक है, तो सती प्रथा का जो पहला अभिलेखी साक्ष्य है ये 510 ईस्वी के एरण अभिलेख दोस्तों मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के काल का है। ठीक है, तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप ये एक पत्रिका थी, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका कब प्रकाशित की गई थी? 1859, 77, 1930, 1840। सही जवाब जी हाँ दोस्तों, तो इसका जवाब होगा 1877 में। ठीक है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
तो हिंदी प्रदीप ये भारतेंदु युग की एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 में प्रयागराज, यानी कि वर्तमान जो प्रयागराज है तब इलाहाबाद होता था, तो वहीं से शुरू हुआ था। इस यशस्वी पत्रिका के संपादक महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने लगभग 32 से 33 वर्षों तक इसका कुशलतापूर्वक संपादन किया था। तो उत्तर बनेगा 1877, हिंदी प्रदीप पत्रिका, प्रकाशन इलाहाबाद से। और बालकृष्ण भट्ट ये वाराणसी थे और ये काफ़ी जो है हिंदी भाषा से संबंधित थे, मतलब हिंदी का इन्हें काफ़ी ज्ञान था। बंग दर्शन पत्रिका कब प्रकाशित की गई थी? बंग दर्शन, बंग मतलब बंगाल, तो बंगाल दर्शन पत्रिका दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी 1873 में। तो दोनों थोड़ा सा याद रखिए। ये देखिए हिंदी प्रदीप ये है 1877, लेकिन उसके पहले बंग दर्शन ये 1873 में प्रकाशित हो रही थी और बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा कोलकाता से निकाली जाती थी बंगाली भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की दोस्तों जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अभी तक जो मतलब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और जो फिलहाल लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक यही है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और दोस्तों ये जो 15,200 किलोमीटर की सीमा है, भारत इसे 7 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि पड़ोसी देशों के साथ जो सबसे अधिक सीमा रेखा है भारत की वो किस देश के साथ है? तो ध्यान देना, ये बी फॉर बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा रेखा है सबसे अधिक है। कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी सीमा रेखा है भारत और किसी देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ। एग्जैक्टली बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा था, तो जैसा कि आप जानते हैं इसके 3 तरफ भारत ही भारत है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्थान आता है किसका? चीन का आता है। चीन के साथ भारत की सीमा कितनी लंबी है? 3,488 किलोमीटर। फिर आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो 3,323 है। नेपाल फिर आता है चौथे स्थान पर, ध्यान देना। तो नेपाल के साथ भारत की सीमा ये 1,751 किलोमीटर है। फिर आपका म्यांमार होता है, भूटान होता है और सबसे छोटी जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। अफ़गानिस्तान के साथ यानी कि ध्यान देना सबसे जो छोटी सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, मात्र 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर ओनली। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है ये 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरीके से, और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2,933 किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, और भारत की जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर लंबी है। तट रेखा ये जो वाला हिस्सा है। ओके, अगला है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और सबसे बड़ा देश जो है वो दुनिया में रूस है। दूसरे स्थान पर कनाडा आता है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, चौथे स्थान पर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर भारत है। ठीक है, ये याद रखिएगा और इसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर वो गलत हो जाएंगे तो मामला जो है एग्ज़ाम में ख़राब हो सकता है। सो ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रटी हुई होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात ये आप ठान के रखिए कि सब रटा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो छूटना नहीं चाहिए। अब बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? वर्तमान समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अंडमान निकोबार, मैं थोड़ा दिखाता हूँ स्क्रीन में। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है वो लद्दाख है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लद्दाख सबसे बड़ा है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है और फिर तीसरा आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों जो भारत का मानक समय है, यानी कि भारत की जो मानक समय रेखा है, ये कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देखिए। थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ ताकि अच्छे से समझ पाएँ आप। तो सबसे पहले तो देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा और फिर आता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है
ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से गुजरता है। और ध्यान देना कि ये प्रयागराज के पास नैनी जो नैनी नामक स्थान है वहाँ से निकलती है। तो ध्यान देना कि भारतीय मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, अगला है भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है। आप फटाफट अपना मोबाइल खोलिए या फिर अपना दिमाग खोलिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं आप तो बिल्कुल इसका आंसर लिख के जाइएगा। 1 सेकंड का काम है, टाइप करिएगा ज़रूर कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, तो अगला जो आपका मॉडल पेपर नंबर 4 होगा तो वहाँ पर शुरुआत करेंगे हम इसी क्वेश्चन से, ताकि इसका सही आंसर मैं आपको दे सकूं। और जो लोग थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे उनके नाम भी मैं वहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 9452252260 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। थैंक यू।